हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। हमारी संवेदना किसी माफिया, किसी अपराधी के प्रति कतई नहीं है। जीरो टॉलरेंस के साथ सरकार कार्य करेगी। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा है ना। आज कर्फ्यू तो नहीं लगता ना, दंगा भी नहीं होता ना। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या प्रधानमंत्री मोदी और योगी मॉडल ने बीजेपी की बम्पर जीत का फॉर्मूला तय कर दिया है? 2024 में बम्पर जीत के लिए प्रधानमंत्री ने क्या मंत्र दिया? सवाल यह भी है कि क्या राम मंदिर को बीजेपी 2024 का बड़ा मुद्दा बनाएगी? 3 राज्यों में बम्पर जीत और संसद के शीतकालीन सत्र के समाप्त होते ही बीजेपी 2024 की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी पदाधिकारियों की दिल्ली में 2 दिन बैठक चली। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जीत का मंत्र दिया। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने 10% वोट शेयर बढ़ाने का टारगेट रखा है, यानी बीजेपी 2024 के चुनाव में 51% वोट शेयर का टारगेट हासिल करना चाहती है। बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पर विपक्ष को घेरने का प्लान भी बना चुकी है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय हो चुका है, पूरी प्लानिंग हो चुकी है। इस बीच बीजेपी ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वो राम मंदिर के लिए बीजेपी के प्रयास अभी तक क्या रहे वो लोगों तक पहुंचाएं, लोगों के बीच इसकी चर्चा करें। इतना ही नहीं, 1 जनवरी से 22 जनवरी तक बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर अक्षत बांटने के कार्यक्रम में जुटेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। साथ ही 22 जनवरी को मंदिरों में दीप जलाने और अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। तो यह तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की राम मंदिर मुद्दे को लेकर। बीजेपी की बैठक में 3 राज्यों में मिली बम्पर जीत के लिए कार्यकर्ताओं की सराहना की गई। 3 दिसंबर को जब इन राज्यों के चुनावी नतीजे आए थे तो प्रधानमंत्री मोदी ने तब भी कहा था कि यह जीत 2024 में जीत की हैट्रिक की गारंटी है। सुनिए। मतदाता को उसका जीवन बेहतर करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप चाहिए, एक विश्वसनीयता चाहिए, एक भरोसा चाहिए। इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है, लगातार चुन रहा है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचने के लिए जाहिर सी बात है देश का सबसे बड़ा सूबा यूपी जीतना जरूरी है। और यूपी में प्रधानमंत्री मोदी के मिशन को सीएम योगी आदित्यनाथ बखूबी पूरा करने में लगे हैं। मैं आपको आज की तस्वीर दिखाता हूं। यह तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एफआई हॉस्पिटल को पुलिस बल की मौजूदगी में सील कर दिया। इसके साथ ही उसके बगल में बने एफआई टावर के पार्किंग एरिया और उसके ऊपर बने 3 तल जो कि अवैध रूप से बने हैं, बिना परमिशन के बने थे, उनको ध्वस्त करने का फैसला लिया गया है। बड़े बड़े हथौड़े लेकर एलडीए के कर्मचारी वहां पर पहुंचे, पार्किंग एरिया को तोड़ दिया गया। योगी आदित्यनाथ का साफ संदेश है कि माफियाओं और अपराधियों के लिए कोई सहानुभूति नहीं। और जहां पर यह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है, इसमें मुख्तार अंसारी का पैसा लगा था। योगी का कहना है कि यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा। सुनिए। हमारी संवेदना किसी माफिया, किसी अपराधी के प्रति कतई नहीं है। जीरो टॉलरेंस के साथ सरकार कार्य करेगी और अपराधियों और माफियाओं से सख्ती से निपटने का काम भी करेगी। भैया बना, ये शक्ति का परिणाम हुआ। एक तरफ सुरक्षा का वातावरण बना, दूसरी तरफ जिस राज्य में हर दूसरे दिन बड़े दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था, आज उसी उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कहने के लिए मजबूर हैं कि नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा है ना। आज कर्फ्यू तो नहीं
दंगा भी नहीं होता ना। तो आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना, जिस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड है, यूपी में अगर बंपर जीत मिली तो दिल्ली का रास्ता आसान हो सकता है बीजेपी के लिए। विपक्ष एक तरफ सीट बंटवारे में ही उलझा हुआ है और बीजेपी ने इधर उत्तर से दक्षिण तक का प्लान तैयार कर लिया है। बीजेपी का फोकस है कि 2024 में बंपर जीत हासिल हो जाए। कुछ तस्वीरें आंकड़ों के जरिए मैं आपके सामने रखता हूं। 2024 का चुनाव आखिरकार किन सवालों के इर्द गिर्द होगा? बड़े सवाल, 2024 का चुनाव क्या मोदी का बिग प्लान है? राम मंदिर और मोदी योगी मॉडल 24 में क्या हैट्रिक तय है? क्या ये तीन फॉर्मूला कारगर होगा? मोदी के 10% वोट बढ़ेंगे, विरोधी कहां टिकेंगे? नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में 24 में सब चंगा। योगी के बढ़ते कदम, यूपी में 80 सीट क्या कंफर्म है? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। एसएन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, समीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में, कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, दुष्यंत नागर जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। मैं कपिल भाई आपसे शुरू करता हूं, लेकिन उससे पहले दुष्यंत नागर आपके पास ये जो फॉर्मूला है, बीजेपी ने अब ये तो संदेश दे दिया है कि राम मंदिर, जाहिर सी बात है 22 तारीख बड़ी तारीख है, वो मुद्दा होगा और एक मुद्दा होगा यूपी का योगी मॉडल, यानी मोदी योगी बड़े चेहरे और राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा। कैसे लड़ेगी जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं? नहीं, लड़ने की इसमें दिक्कत क्या है? कांग्रेस पार्टी एक अपनी विचारधारा के, अपने घोषणा पत्र, अपने सहयोगी के, अपने गठबंधन के, अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के, और जो अभी चर्चा में जो प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट का नाम आ रहा है श्री खरगे जी, दलित वोट बैंक भारत में 16.6% है, उसके दम पे लड़ेगी। बेरोजगारी के नाम पे लड़ेगी, महंगाई के नाम पे लड़ेगी। खड़गे के नाम पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? बिल्कुल, क्यों नहीं, कांग्रेस नहीं, पूरा गठबंधन लड़ने की लड़ेगा। अभी शुरुआती स्तर में बात चल रही है, जैसा सुश्री ममता जी ने और अरविंद जी ने कहा है, इस पे आगे व्यापक चर्चा होगी। तो भारत में पहला दलित प्रधानमंत्री बन जाए, क्या बुराई है? और अगर सेंसस, कास्ट सेंसस की बात कपीश जी कर रहे हैं, उनके लीडर कर रहे हैं, पीडीए के नेता श्री अखिलेश यादव जी, पिछड़े दलित आदिवासियों को आगे लाने की बात कर रहे हैं, कास्ट सेंसस और ओबीसी आरक्षण को रिव्यू करने की बात कर रहे हैं, तो यही तो मुद्दे हैं। दलित प्रधानमंत्री, नहीं, ये सब मुद्दे तो अभी जो दलित प्रधानमंत्री आए इसमें तो नहीं चला, पिछड़ों की जातिवार मुद्दा नहीं चला। दुष्यंत भाई, ना तो कास्ट सेंसस वाला मुद्दा चला और ना तो आपके कोई और दांव चले। नंबर एक बात है, नंबर दो बात के इलेक्शन थे, अब केंद्र का इलेक्शन होने जा रहा है, यही नतीजे उल्टे आ गए होते दुष्यंत जी, तो आप लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते कि देश की जनता ने मूड बता दिया है कि मोदी को हटा देना है, इन तीनों तो ये तो राज्यों में अपने हिसाब से एनालिसिस हो गया। लेकिन आप कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं दुष्यंत जी, लेकिन लोकसभा 19 में बुरी तरह हार गई। ठीक, और राम मंदिर वाला जवाब दे दीजिए, क्योंकि जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, अच्छा राम सबके, वाह 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 वाह। देखिए एसएन सिंह जी, अब तो जयराम के नारे दुष्यंत जी भी कांग्रेस पार्टी भी लगा रही है। हम तो शुरू से ही लगाते हैं, या तो और अगर आप कांग्रेस पार्टी की बात करोगे तो बना दी है कि अब सभी लोग जय श्री राम का नारा लगाएंगे। नहीं तो कुछ लोग तो राम पर सवाल उठाते थे, कुछ लोग वकील खड़ा करते थे कि अगर राम जन्मभूमि पर फैसला आ जाएगा तो भारत का फैसला होगा, भारतीय जनता पार्टी का फैसला हो जाएगा। ऐसा फैसला आना नहीं चाहिए। और कुछ लोग तो ये कहते थे कि अगर कोरोना काल में रामायण जैसा धारावाहिक दिखाया जाएगा, इससे भी भारतीय जनता पार्टी का फायदा हो जाएगा। निश्चित तौर पर एक लंबी कानूनी लड़ाई, बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारे बलिदानों के बाद आज भव्य राम का मंदिर बन रहा है। अब तो देखना होगा कि जो वास्तविक हिंदू अपने को बनते हैं वो जाते हैं कि नहीं जाते, पहली बात। दूसरी बात ये जो चुनाव की बात हो रही है, भैया भारतीय जनता पार्टी तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से सभी जाति, कोई जाति नहीं, गरीब की क्या जाति होती है, गरीबों के पास जाकर और बताती है कि आप योजनाओं का लाभ लिए हैं कि नहीं लिए। जो योजनाओं के लाभ लेने से वंचित रह गए हैं, जो शोषित है, वंचित है, उनको नहीं, एक चीज क्लियर कर दीजिए एसएन सिंह, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि मंदिर पर, धर्म के मुद्दे पर आप लोग राजनीति करते हैं, तो राम मंदिर पर वोट मांगेंगे चुनावी रैलियों में? देखिए राकेश जी, अगर अच्छे कर्मों से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता है, अगर भगवान राम का नाम लेना अच्छी बात है, वो भारतीय जनता पार्टी अपनाती है। जो भगवान राम को गाली देते हैं, जो सनातन को गाली देते हैं, जो हिंदू धर्म को गाली देते हैं, जो किसी एक प्रदेश बिहार को कहते हैं कि उसका डीएनए ठीक नहीं है, जो डेंगू मलेरिया बताते हैं, शर्म उनको आनी चाहिए। धर्म में तो विकास छुपा हुआ है, कोई भी धर्म खराब नहीं होता, चाहे वो कृषक का एक धर्म होता है, विद्यार्थी का धर्म होता है, शिक्षक का धर्म होता है, उसी तरह सनातन का भी एक धर्म होता है, देश का भी एक धर्म है। ये देश तो भगवान ठीक, तो मैं ये मानकर चलूं ना कि चुनावी रैलियों में ये कहा जाएगा कि हमने राम मंदिर बनाया, हमारे एजेंडे में रहा, तो
इसका फायदा बीजेपी को मिलना चाहिए, इसका जिक्र होगा, मैं ये मानकर चलूं। देखिए राकेश जी, बंटवारा किस बात का कि भगवान राम भी बीजेपी के, सूर्य भी बीजेपी के, चंद्रमा भी बीजेपी के, अगर कुंभ हो रहा है तो वो भी बीजेपी के, 3 तलाक भी बीजेपी के। ये आप भी तो अपनाई, लेकिन आप नहीं ऐसा अपनाएंगे। आपको तुष्टिकरण करना है, हमको विकास का कार्य करना है। काशी का कॉरिडोर बना, वहां रोजगार आया कि नहीं आया? हम तो सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं, सबके खुशहाली के लिए कार्य करते हैं और भगवान राम की भी बात करते हैं। हम तो अपने संकल्प पत्र में कहते थे, हमसे लोकसभा में सवाल पूछा जाता था कि कब भव्य राम मंदिर बनाएंगे। भैया वो तारीख भी बता दिए, वो समय भी बता दिए, निमंत्रण भी भेज दिए और 140 करोड़ भारतीयों के राम है। आप तो अपनाइए राम को। आप तो राम की सत्ता को ही नहीं मानते, हम तो राम को भी मानते हैं, राकेश जी रहीम को भी मानते हैं, लेकिन देश में विकास। ठीक है, मैं आऊंगा दुष्यंत भाई। और ये जो बात उन्होंने के विषय में कहा, मेरे को सब 10 सेकंड चाहिए। हाँ बोलिए, सिर्फ 10 सेकंड चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता ने कहा कि कोरोना काल के दौरान रामायण के प्रसारण पे सवाल उठाया किसी ने। अरे भैया, रामायण सीरियल पहली बार श्री राजीव गांधी जी की सरकार ने प्रसारित करवाया, लेकिन सवाल उठा के नहीं प्रसारण पर। आप इस बात को भूल रहे हैं। घर घर राम के सुंदर चरित्र पूरे देश में जब राजीव गांधी जी की सरकार ने दूरदर्शन के माध्यम से रामायण सीरियल का प्रसारण कराया, पूरे देश में शांति हो जाती थी, लोग दुकानें बंद कर देते थे। अच्छा, एक बात बता दीजिए, टीवी देखते थे। अच्छा दुष्यंत भाई, एक बात बता दीजिए, पुरानी बात नहीं है ये तो। दुष्यंत जी एक बात बता दीजिए, आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे अयोध्या जाएंगे क्या 22 जनवरी को? देखिए, इस विषय में ये किसी का निजी फैसला है। नहीं, राम सबके हैं, तो इससे बड़ी तारीख तो हो नहीं सकती है। माय डियर ब्रदर, इस विषय में किसी की निजी आस्था के ऊपर टिप्पणी करने का मैं समझता हूं। नहीं, निजी आस्था पर टिप्पणी नहीं, मैंने तो पूछा। लोग भी जानना चाहते हैं भाई, हमसे लोग पूछते हैं, वाकई पूछते हैं कि भाई ये कांग्रेस पार्टी के लोग जाएंगे कि नहीं अयोध्या? देखो, वो तो श्री खड़गे जी बता सकते हैं। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी, 2 मुद्दे हैं, मोदी मॉडल, योगी मॉडल। योगी आदित्यनाथ ने कल कहा आज लखनऊ में बुलडोजर चला है, बड़े बड़े हथौड़े लेकर लोग पहुंचे, माफिया शून्य कर देंगे यूपी, ये मॉडल है और इस मॉडल पर लोग मुहर भी लगाते हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात मोदी मॉडल की। और नंबर 3 मुद्दा जो आप लोगों के लिए शायद मुश्किल हो जाए, राम मंदिर को लेकर। कोई मुश्किल नहीं, इसलिए मुश्किल नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी तो बनवा नहीं रही। ये तो माननीय चक्रपाणी महाराज, जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो शंकराचार्य जी और धर्मदास जी, न्यास मंदिर के जो राम नृत्य गोपाल दास जी, इन लोगों के प्लेंट पर एक वर्डिक्ट है जिसकी वजह से बन रहा है। तो इनका क्या है? अच्छा, अब दूसरी बात आपको कह दें कि जहां तक योगी मॉडल का सवाल है, हथौड़ी लेके जा रहे हो या बुलडोजर लेके जा रहे हो, न्यायालय में हत्या हो रही है, स्वास्थ्य विभाग में खड़ा करके एक माफिया को मिटाने के लिए 3 माफिया पैदा किए जा रहे हैं, जेल के अंदर हत्याएं हो रही हैं, सड़क तो वैसे ही है, जहां चाहिए वहां हत्या कर ली। इस समय तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है हत्या में। तो आप इस बात को बताइए ना कि योगी मॉडल है कहां? ये केवल लिफाफे में योगी मॉडल है, सिलिकोनिया टच देकर। एक चीज कपिल जी, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं सर, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं, आप ही के पास हूं। ये आंकड़ा आप कहां से लेकर आए कि हत्या के मामले में नंबर 1 पर है? अरे मैं आपको कह रहा हूं, आप उठा करके देख लीजिए। हाँ, तो उठाकर ही देख रहा हूं, इसीलिए पूछ रहा हूं, ये आंकड़ा कहां से लेकर आए? बताइए ना। ठीक है, एसपी के दफ्तर से आंकड़ा रिलीज हुआ है क्या? हत्या के मामले में कौन सा प्रदेश है? अरे तो एनसीआरबी का डेटा ये कह रहा है कि हत्या के मामले में देश भर में 28वां स्थान है। मैं आपके पार्टी के दफ्तर का आंकड़ा मानूं या एनसीआरबी का आंकड़ा मानूं? ना, कहीं नहीं 28वां स्थान है। अरे तो एनसीआरबी का डेटा उठाइए ना, जो अभी लेटेस्ट रिलीज हुआ है। ऊपर होने वाले तमाम यौन उत्पीड़न से लेकर के और यौन व्यभिचार होते हैं, बात को उसमें नंबर 1 पे मान रही है, क्योंकि कपिल श्रीवास्तव जी की बात से कुछ लेना देना नहीं है जनता का। जनता ये जान रही है कि इनकी। अच्छा, मैं इसको और वैलिडेट, एक मिनट दर्शन जी, समीर जी ने अभी तक नहीं बोला है। कपिल जी थोड़ा सा 1 मिनट दीजिए, मैं दोबारा लौट कर आपके पास ही आऊंगा। कपिल जी नहीं, ठीक, अरे कपिल जी, वो भी कौन? भारतीय जनता। हाँ ना, नहीं, ठीक है, मैं इसी पर हूं और आपके पास ही आऊंगा। लेकिन एक सवाल समीर जी, मैं आंकड़ा किसका मानूं? एनसीआरबी का आंकड़ा मानूं या फिर कपिल जी जो कह रहे हैं वो आंकड़ा मानूं?
एनसीआरबी का आंकड़ा मानूं या समाजवादी पार्टी के दफ्तर से जो आंकड़ा जाए उसको मानूं? क्योंकि एनसीआरबी का डेटा कह रहा है हत्या के मामले में देश भर में 28वां स्थान यूपी का, 2022 में एक भी दंगा नहीं हुआ, डकैती के मामले में 31वें स्थान पर, रेप के मामले में 24वें स्थान पर। मैं किसका आंकड़ा मानूं समीर जी? देखिए, ये बताता, जो आंकड़े आप बता रहे हो एनसीआरबी की, ये बताता है कि 2017 के बाद यूपी ने कैसी करवट ली है और कैसे योगी के काम, मोदी के काम और डबल इंजन की सरकार ने यूपी में कैसे विकास की गंगा बहाई है कि आज वहां पर रात को 10 से 11 बजे भी अगर कोई आराम से जा सकता है, कोई महिला घूम सकती है। आज ये अपराधी नहीं है कि जो मुख्तार अंसारी या दूसरे अपराधियों का जो डर था, जमीनों पे कब्जा होता था। मुझे लग रहा है योगी ने बता दिया कि प्रशासन कैसे चलता है। प्रशासन ऐसे नहीं चलता कि किसी मंत्री की अगर भेषचोरी हो जाए तो पुलिस प्रशासन को उसके पीछे लगा दिया जाए, कुछ अपराधियों को संरक्षण दिया जाए, उन्हें टिकट सांसद विधायक बनाया जाए, उन्हें टिकट देकर विधायक बनाया जाए। और अभी मेरे एसपी के मित्र बात कर रहे थे राम मंदिर की, मैं इन्हें बता दूं कि आज राम मंदिर बन रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी ने कितनी रुकावट डाली थी। वो कौन थे जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी और कहते थे कि भाई राम मंदिर की बात करते हैं लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो तारीख भी अभी इन्हें मालूम है कि 22 जनवरी को राम जन्मभूमि के ये दर्शन करने जा सकते हैं, लेकिन ये जाएंगे नहीं, क्योंकि मालूम है कि अगर जाएंगे तो जिस मुसलमानों की राजनीति करते हैं, जिन मुसलमानों के वोट जिंदा रहना। अच्छा, एक मिनट एसएन सिंह, एक मिनट दे दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि समीर जी और कपिल जी के बीच ये व्यक्तिगत बातचीत भी हो गई है। नहीं, रुकिए, ये आंकड़ा हमने रखा हुआ है जो एनसीआरबी का आंकड़ा है। कपिल जी सर, मैं आप ही के पास हूं, आप ही से सवाल कर रहा हूं। ये आंकड़ा भी हमने टीवी स्क्रीन पर रखा हुआ है और समीर जी ने जिस बात का जिक्र किया, लोगों के जहन में है कि गोलियां कैसे चली थी और किस तरीके से सवाल पूछे गए थे कि तारीख नहीं बताएंगे। पता नहीं कितने नेताओं ने ये बात कही होगी, अब तो तारीख भी सामने है। बोलिए, बात कही है उसको मुझे कहने दीजिए। बोलिए जी तो भाड़ कवि की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं अपने आप को, एक पत्रकार की हैसियत से नहीं कर रहे, जिसे विधि का ज्ञान ना हो। मुझे आप बताइए कि गोली चलाने का आदेश देने का पावर सीआरपीसी किसको देती है? मैं बीने एडवोकेट आपसे बात कह रहा हूं। इसके बाद अगर आप जानते होंगे तो मजिस्ट्रेटियल जांच भी होती है, न्यायिक जांच भी होती है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, किसके ऊपर क्या गोली चलाने के वाले ही मौलाना मुलायम कहलाए। मौलाना मुलायम नाम कब पड़ा? ऊपर जो है जब ये तय हो गया कि राम मंदिर भक्तों को मारना है, गोली चलाना है, तब मौलाना मुलायम की पदवी पाई। तो मुलायम से बहुत खुश होते थे। अखिलेश यादव गए क्या अयोध्या दर्शन करने? अयोध्या गए क्या अखिलेश यादव? जो अयोध्या जाने वाले अखिलेश यादव, आप बताइए ना। पत्रकार बैठ करके अयोध्या जाने वाले क्या अखिलेश यादव? 5 सीटों से 3 पे आ गए हो, घर की 2 सीटें गवा दी, रामपुर गवा दी, आजमगढ़ गवा दी आपने। आपको विधि तक का ज्ञान नहीं है। आने वाले चुनाव में शून्य होने वाला है आपका खाता। आपको विधि का ज्ञान नहीं है महोदय, आप कैसे पत्रकार बन गए? आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में आपकी क्या स्थिति है? नगरीय निकाय चुनाव में आपकी क्या स्थिति रही? कितने मेयर के पद जीते आपने, बताओ? वो अर्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट में होता है, एसडीएम। नगर निगम चुनाव का परिणाम बता दो ना आप। नगर निगम में जनता ने आपको कितने मेयर का पद दे दिया है? किस जगह से ये कोर्स किया? अरे आप बता दीजिए मेयर कितने बन गए? अरे नहीं, एक मिनट, मैं आ रहा हूं बीच में। अरे कपिल जी, ये सवाल का क्या मतलब है कि किसने कौन सा कोर्स किया? अब ये आपसे पलट कर पूछेंगे कि आपने कहां से पॉलिटिक्स शुरू की। ये सब सवाल थोड़े नहीं ठीक लगता है। आपको लगता है कि समीर जी ने कोई फैक्ट गलत रखा तो सही फैक्ट सामने रखिए सर। नहीं ऐसे होता है। कौन कैसा कवि है नहीं कवि है ये देखने के लिए नहीं बुलाया आपको समीर जी की बात अगर गलत लग रही है तो बोलिए नहीं हमारे राज्य में गोली नहीं चली। पत्रकारिता करते हुए इनको मना करिए ना कि आपके राज्य में गोली नहीं चली। और जो वो कह रहे हैं कि क्या क्या पदवियां दी गई, क्या क्या उपाधियां दी गई, तो आप बोलिए कि नहीं हम नहीं खुश होते ऐसी उपाधि से। तो साफ इस बात को कह रहा हूं आपको, समीर जी भाड़ कवि है, दरबारी कवि है कि कैसे कवि है, ये देखने के लिए टैगिंग के लिए सर नहीं बुलाया। कह रहा हूं कि ये भाड़ कवि है। आ रहा हूं एसएन जी एक भारतीय जनता पार्टी के ठीक है, मैं बार बार पूछ रहा हूं कि जरा पत्रकार महोदय बता दीजिए कि सीआरपीसी में गोली चलाने का आदेश। अरे भैया मुख्यमंत्री कौन था उस समय? मैं बार बार कह रहा हूं किसने चलाई गोली? ये गोली चलाने का पावर किसको है? अखिलेश को कहते हैं आपने गोली चलवाई थी। नहीं फिर तो विधायिका के पास नहीं है, वाह ठीक ये जो है ये अर्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो मुख्यमंत्री के पास इतना ही पावर है कि अपने मंत्री की भेष चोरी हो जाए तो उसके पीछे पुलिस लगा दे भेष ढूंढने के लिए, ये पावर है क्या? बैठना भी नहीं चाहिए। नहीं फिर तो मैं एसएन सिंह को बीच में ला रहा हूं। नहीं फिर तो कपिल जी आपके हिसाब से देश में कुछ भी हो जाए, अगर अधिकारी और जो आईएएस है लॉबी है या फिर जो ब्यूरोक्रेसी है वही फैसले अगर आपके हिसाब से लेती है तब तो किसी भी बात के लिए मोदी को नहीं दोषी देना चाहिए।
एहसन सिंह। नहीं ठीक है राकेश जी, अच्छी बात इन्होंने कहा। हम तो कहते हैं कि लोग रामचरितमानस को मानते नहीं, रामचरित को गाली देने का कार्य करते। उसमें लिखा हुआ है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीर तैसी। तब की बात छोड़ दीजिए। आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी यादव जी कहते हैं तुष्टिकरण खिलाते 100 बार अगर गोली चलाना पड़ा तो 100 बार गोली चलाऊंगा। उससे भी आगे बढ़कर देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते हैं अरे काशी में तो लोग अंतिम समय में जाते हैं और हिंदू धर्म के लोग तो कहीं भी पत्थर उत्थर रखकर और भगवान को मानने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात स्वामी प्रसाद मौर्य जी से इस समय भी सनातन को, हिंदू धर्म को, राम को, रामायण को गाली देने का कार्य कर रहे हैं। हाथ कंगन कौन सी क्या राकेश जी साफ साफ दिख रहा है। मैं तो कह रहा हूँ माफी मांग लीजिए इस चैनल पर, आप माफी मांग लीजिए भारत की जनता से। आप भारतीय जनता पार्टी से क्यों मांगे? और भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा में सवाल पूछा जाता था भैया मंदिर कब बनाएंगे? मंदिर तो आप बना नहीं रहे, तारीख तो आप बता नहीं रहे। अरे कपिल जी, जनता पार्टी की सर ऐसे नहीं होता है सर, ये लगातार बोलते रहने से नहीं होता है। आप सुनेंगे तो आपको पॉइंट मिलेगा, 30 घंटे तक भारतीय जनता सुनेंगे तो आपको पॉइंट मिलेगा। हो सकता है एसएससी कुछ गलत बोल जाए। किया जाता है। मैं कह रहा हूँ अगर आपको गोली चलाना चाहिए था तो मौत के दंगे पे चलाए होते। 744 लगने के बाद हमारे विधि के जानकार मित्र 5 दिन तक 500 सवालों के साथ मुक्तारन। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक मिनट एसएन सिंह सर प्लीज रुकिए। कपिल जी प्लीज रुकिए सर, प्लीज सबकी आवाज डाउन करिए पीसीआर प्लीज। कपिल जी सर सुना करिए सर दूसरों को। मैं बार बार सबके पास जाता हूं। और दूसरी बात है कि कहने की नहीं जरूरत है कि आपके राज में यूपी पहली बार, अगर मैं ठीक हूं और गलत हूं तो ठीक कर दीजिएगा, कि पहली बार ऐसा हुआ था कि उत्तर प्रदेश 5 तरीके के क्राइम में नंबर 1 बन गया था और इसी के चलते आप लोगों की सरकार चली गई थी। तो कम से कम ये वाले मॉडल पर तो मत दलील दिया करिए सर। आप लोग अभी तक वापसी नहीं कर पाए। लेकिन दुष्यंत जी एक सवाल, और सवाल ये कि 2019 के चुनाव से पहले कोर्ट में यह दलील रखी गई थी कि साहब ये फैसला भी मत दीजिए अयोध्या वाला, वरना चुनाव पर असर पड़ जाएगा। गलत, जिसने भी रखी गलत रखी थी ना, और ना रखी थी ना, लिया उसका। अब देखिए ये तो पक्षकारों के बीच की बात है, वो डिसाइड हो चुका माननीय न्यायालय के अंदर। दुष्यंत जी, कपिल जी सर प्लीज शांत हो जाइए। अगर लगातार बोलेंगे तो मैं दोबारा फिर किसी के पास नहीं जा पाऊंगा। मैं आता हूं आपके पास अभी। दुष्यंत जी, मैं यही कहना चाहता हूं, आपके प्रश्न के ऊपर रखी गई थी, आप झूठ नहीं बोल रहे, सच्ची बात है। 2 पक्ष के बीच का मामला है जिसपे माननीय सम्मानित न्यायालय अपना फैसला दे चुका। और जो इधर का पक्ष था उनके वकील कौन थे? क्या कहूं, वकील कौन थे? मुझे तो नहीं पता कौन वकील था। मैं वकीलों की लिस्ट तक लेके थोड़ी ना घूमता हूं। ऐसे अगर मैं जाऊंगा तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे वकील ऐसे थे जिन्होंने विवादित मुकदमे लड़े, लेकिन उनका अधिकार है भाई, निजी व्यक्ति कोई निजी जीवन में क्या कर रहा है, अगर पेशा है उसका तो वो करना चाहिए उसको। तो ये अच्छा निजी है, लेकिन इसके बावजूद आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं एके एंटनी की एंटी हिंदू इमेज बन गई है। एक एफिडेविट दाखिल हो गया था, बाद में उसे ठीक करना पड़ा। हिजाब को लेकर एक फैसला हो गया, पता नहीं क्यों सिद्धारमैया बैकफुट पर चले गए, कह दिए कि अभी फैसला नहीं लिया गया है। आपने बिल्कुल सही कहा, मीडिया में एंटनी साहब की ये चीजें चर्चा में आई, ऑफिशियल तो कहीं नहीं आई। बहुत सारे कयास लगते हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी लगते हैं। आप लोग मीडिया की एक अपनी जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी के साथ लोग लिखते करते हैं, उस पर चर्चाएं होती हैं। जोड़ देता हूं पश्चिम बंगाल में, दुष्यंत जी से मिजोरम में कहीं पे भी कांग्रेस के बारे में भी दुष्यंत जी कह रहे थे तो बता दीजिए। ममता योगा बनर्जी का ने और विरोध करेंगे, केजरीवाल ने। एसएन सिंह मैं 20 सेकंड मैंने समीर जी को समय दिया, फिर आ रहा हूं सर आपके पास। विरोध करते हैं भैया, वो क्या आपका नहीं है? अरे सुन लीजिए कपिश भाई, सूर्य आपके नहीं है, योगा आपका नहीं है, चंद्रमा आपका नहीं है, भगवान राम आपके नहीं है, क्यों विरोध करते हैं? यही तो पूछा जा रहा है। आज भारत की जनता ने आपको हटाया और भारतीय जनता पार्टी को अपनाया, क्योंकि आप भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं होते। आप भारत के एक बड़े वर्ग को गाली देने का कार्य करते हैं। राकेश जी, भारत की जनता ये जान चुकी है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों को आवास मिलना है, बिजली है, पानी है, सड़क है, सुरक्षा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य, इन मांगों को अगर कोई पूरा करने का कार्य किया तो आदरणीय मोदी जी की है। आज देश की अर्थव्यवस्था 5वीं व्यवस्था हो गई। आज 104 ठीक है, वक्त थोड़ा कम है। एक समीर जी आपका आखिरी विश्लेषण 30 सेकंड कट टू कट, और उसमें सवाल ये कि आपको लगता है कि वाकई अब परिस्थिति ऐसी है कि 24 में मोदी योगी मॉडल और राम मंदिर का कार्ड विपक्ष के पास नहीं है? देखिए 2024 में मोदी योगी मॉडल तो चलेगा ही चलेगा। राम मंदिर सबसे बड़ा एक गर्व की बात रहेगी पूरे देश के लिए, और सबसे बड़ी बात जो रहेगी वो मोदी की गारंटी रहेगी। मोदी ने कहा है कि मोदी की जो गारंटी है वो पूरी होने की गारंटी है।
3 राज्यों के चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में प्रदेश की जनता ने बता दिया। और ये आप तय मान के चलिए, भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में 50% वोट बैंक और 335। ठीक है, वक्त जितना ही है। कपीश जी सर, एक बात कहते हुए कि खुलकर कह देते कि हम लोग अपना ट्रैक ठीक कर रहे हैं। जिस तरीके से आज ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन हुआ, खुलकर कह देते कि ठीक है हम अयोध्या जाएंगे, कुछ हमारे स्टेटमेंट या कदम गलत हुए तो हम सोच रहे हैं सबके लिए, खुलकर कह देते तो शायद अच्छे नोट पर बात समाप्त होती। चलिए, वक्त इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।